Hello everyone, welcome to the Better Classes, Learn, Fly and Explore, an online ground school for aviation related studies and aviation related queries. So I am Rahul Sharma, commercial pilot and your aviation educator. So friends, welcome to our next topic here. So that is the important questions for the DGCA aviation meteorology. So आज friends हम cover करेंगे हमारे कुछ important questions in respect of our aviation meteorology exam. जो मुझे लगता है there are important PYQs. आज हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे. मोर ओवर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आई एम ब्रिंगिंग अर्लियर जितनी से जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल आई एम ब्रिंगिंग आउट द चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग अपने जो क्वेश्चन बंडल्स है लेक्चर्स ला रहा हूँ मैं आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस एंड आई एम ब्रिंगिंग आउट द सीरीज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द DGCA एविएशन मेट्रोलॉजी एग्जाम बाय द चैप्टर वाइज बेसिस. ओके फ्रेंड्स, सो उसका भी जल्दी वो वर्क अंडर प्रोग्रेस है एंड जैसे ही वो कंप्लीट होता है आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. वहाँ से आप उसको अवेल कर सकते हैं, राइट. सो करंटली हम क्या करेंगे, हम अभी आज थोड़े जो हमारे इंपॉर्टेंट एविएशन मेट्रोलॉजी क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे जानेंगे, राइट फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. ओके फ्रेंड्स. राइट फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सबसे पहले हम समझते हैं हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्या करना है. इट इज सेइंग दैट इनिशियल एल्टीट्यूड गिवन एज 12,000 फीट. ओके, फ्लाइंग ओवर माउंटेन्स इन टेम्परेचर +9 डिग्री सेल्सियस. QNH कितना हमारा सेट है, डेट इज सेट एट 1023. ओके, ये हमारा QNH है. व्हाट विल बी ट्रू एल्टीट्यूड, तो हमें क्या फाइंड करना है, ट्रू एल्टीट्यूड करना है. व्हेन 12,000 फीट इज रीच, 12,000 फीट तक रीच करते हैं जो हमारा एक्चुअल एल्टीट्यूड ट्रू एल्टीट्यूड था वो कितना था, वो हमें कैलकुलेट करना है. तो ट्रू एल्टीट्यूड का सबसे पहले फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. ट्रू एल्टीट्यूड का जो हमारा फॉर्मूला है डेट इज, ट्रू एल्टीट्यूड का जो हमारा फॉर्मूला है डेट इज इंडिकेटेड एल्टीट्यूड प्लस ISA डेविएशन इंटू 4/1000. ज़्यादा जीरो हो गई यहाँ पे, 4/1000 मल्टीप्लाई इंडिकेटेड एल्टीट्यूड. और हमें इसके लिए इसमें फाइंड करनी पड़ेगी ISA डेविएशन वगैरह, ISA टेम्परेचर वगैरह फाइंड करके करेक्शन अप्लाई करके एट लास्ट वी विल बी फाइंडिंग आउट ट्रू एल्टीट्यूड हियर. सो ISA टेम्परेचर हमारा +15 डिग्री सेल्सियस होता है. +15 डिग्री सेल्सियस हमारा ISA टेम्परेचर होता है. तो इससे हम इस स्टेशन अपने यहाँ का अपना एल्टीट्यूड इसका ISA टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं पहले. व्हाट इज ISA टेम्परेचर. ISA टेम्परेचर कितना है हमारा, लेफ्ट साइड रहता है हमारा 2 डिग्री, लेफ्ट साइड होता है हमारा 2 डिग्री पर 1000 फीट. पर 1000 फीट के हिसाब से हमारा ये लेफ्ट साइड रहता है. तो उस अकॉर्डिंग टू डैट वी कैन फाइंड दैट 15 जो हमारा है माइनस, ये हमारे ISA से माइनस करना पड़ेगा 12 इंटू 2. सो दैट इज इक्वल टू -9 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्या आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, ये आ गया हमारे पास यहाँ का ISA टेम्परेचर, दैट इज आवर ISA टेम्परेचर. ओके, ISA टेम्परेचर हमारे पास आ गया. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ISA टेम्परेचर के बाद हमें ISA डेविएशन कैलकुलेट करनी है. सो ISA डेविएशन कितनी आएगी, ISA डेविएशन हमारी दैट विल बी इक्वल्स टू एक्चुअल माइनस जो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर है माइनस ISA. तो ये कितना हो गया, +9 डिग्री सेल्सियस -9. तो ये कितना आ गया, 18 डिग्री सेल्सियस इज आवर ISA डेविएशन. ओके, सो नाउ वी अप्लाई द करेक्शन. करेक्शन को अप्लाई करके अगर हम अप्लाई करेंगे, करेक्शन अप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये फॉर्मूले को यूज करके अगर हम करेंगे तो दैट विल बी हैविंग पावर 4 इंटू 12 इंटू 8. ओके, 4 इंटू 12 इंटू 8, 12. अब ये 4 आपको पता है 4 हमारा यहाँ से आ गया, 12 हमारा जो इससे ये इंडिकेटेड एल्टीट्यूड 12,000 फीट था, इससे हमने काट के अपनी जीरोस कट कर ली थी यहाँ पर. इसके बाद 12 बचा और 8 हमारा ISA डेविएशन है वो आ गया यहाँ से, राइट. सो फ्रेंड्स अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा डेट इज इक्वल टू 864 फीट. 864 फीट इज आवर करेक्शन हेयर. ओके, 864 हमारी करेक्शन आ गई. सो यहाँ पर करेक्शन फ्रेंड्स ये 8 नहीं है, दैट इज आवर 18. 8 गलत लिख लिया, दैट इज आवर 18. ओके, सो 12 इंटू 4 इंटू 18, 864 हमारा फीट यहाँ पर
करेक्शन आ गई है, करेक्शन इज दैट। सो अब हम करेक्शन अप्लाई करेंगे इन आवर दिस एल्टीट्यूड, जो हमारा इंडिकेटेड एल्टीट्यूड है, और ऑन दैट बेसिस वी बी कैलकुलेटिंग ऑफ ट्रू एल्टीट्यूड। सो हेयर आपने देखा होगा कि टेम्परेचर इज कोल्डर, सो ट्रू एल्टीट्यूड विल बी लोअर। अगर टेम्परेचर कोल्डर होगा तो ट्रू एल्टीट्यूड विल बी कोल्डर, ट्रू एल्टीट्यूड विल बी लोअर है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है, द टेम्परेचर जो हमने देखा था डेट इज हायर देन आवर आईसी स्टैंडर्ड। सो यहाँ पर क्या होगा, सो टेम्परेचर तो जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा डेट विल बी हायर देन आवर जो हमारा इंडिकेटेड है 282 से हायर होगा, राइट। सो दैट जो यहाँ पर शो हो रहा है डेट विल बी हायर देन मीन एल्टीट्यूड, जो यहाँ पर हमारे को शो हो रहा है डेट विल बी हायर आवर 282। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी विल बी एडिंग दिस 12,000 फीट प्लस 864। हमारा क्या आ जाएगा फाइनल, 12864 फीट इज द राइट आंसर, ओके। 12864 इज आवर राइट आंसर। ये आपने फॉर्मूला यूज किया। सबसे पहले हमने आई से टेम्परेचर यहाँ से कैलकुलेट किया, आई से माइनस अपना लेफ्ट रेट 12 इंटू 2 माइनस 24 आ गया, 15 माइनस 24 माइनस 9 डिग्री। उसके बाद हमने आई से डेविएशन कैलकुलेट की, जैसे एक्चुअल टेम्परेचर माइनस आई से टेम्परेचर प्लस 9, हमारा गिवन था यहाँ प्लस 9, माइनस हमने किससे किया, माइनस 9 से, ओके फ्रेंड्स। माइनस 9 जो हमारा ये था आई से टेम्परेचर, जो हमारा आई से टेम्परेचर आया था उसको हमने माइनस कर दिया, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, इट बिकम्स 18 डिग्री सेल्सियस आवर आई सी डेविएशन। सो नेक्स्ट हमने जो ये वाला टर्म था वी यूज दिस हमने यहाँ पर करेक्शन यूज की, तो आई सी डेविएशन आ गई है हमारी, आई सी डेविएशन थी हमारी 18, ओके। सो हमारे पास टेम्परेचर कितना था, इंडिकेटेड एल्टीट्यूड कितना था 12 से हमने यहाँ पर काट दिए, ये हमारी 1000 की जो जीरोज है 3 जीरोज कट होगी, 12,000 की 3 जीरो से तो 12 बचा, मल्टीप्लाई हमने कितने से कर दिया 4 से, जो हमारे यहाँ गिवन था, तो इसको मल्टीप्लाई करके 864 फीट का हमारे पास करेक्शन है। अब हमारे को नेक्स्ट ये कैलकुलेट करना है कि वी नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट इट। हमने समझा कि इफ द हमारा जो आई से टेम्परेचर है, जो आई से डेविएशन टेम्परेचर है डेट इज हायर देन आवर, अगर हायर है ये और आई से स्टैंडर्ड से, जो हमारा टेम्परेचर है यहाँ का, तो उस हिसाब से क्या होगा, तो एयर विल बी वार्मर, वार्मर एयर होगी, सो इट विल बी एडिंग इट, तो ये ऐड हो जाएगा, राइट। और यहीं पर होगा अगर टेम्परेचर इज कोल्डर देन आई एस, अगर टेम्परेचर आई एस से कोल्डर होगा एंड टू एल्टीट्यूड विल बी लोअर, टेम्परेचर इज हायर हायर देन आई एस ए, तो टू एल्टीट्यूड विल बी हायर। सो यहाँ पर क्या था, टेम्परेचर हमारा हायर था इसलिए टू एल्टीट्यूड हमारे को ऐड करना पड़ेगा हमारे मीन्स ये एल्टीट्यूड में, तो हमारे पास टोटल कितना इंडिकेटेड एल्टीट्यूड में ऐड करके हमारे पास 12864 इसका ट्रू एल्टीट्यूड राइट आंसर आ गया, ओके फ्रेंड्स। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड आवर ट्रू एल्टीट्यूड, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, that is saying that why do TRS not occur in South East Pacific and South Atlantic, जो हमारे है ये ओशनिक रीजन्स, यहाँ पर है जो ओशन रीजन्स है साउथ ईस्ट पैसिफिक में और साउथ अटलांटिक रीजन्स है, यहाँ पर हमारा ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म क्यों नहीं होता। इसलिए नहीं होता फ्रेंड्स बिकॉज आपने देखा होगा ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म मोस्टली अकर इन द ITCZ जोन विच इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नियर द इक्वेटर रीजन रहता है, वहीं पर आपका ITCZ वहाँ पर उसी रीजन पे हमारे जो TRS है वहाँ पर जो ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म है ज़्यादा फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ लो वाटर टेम्परेचर, ओके। इसके लिए हमारे को वाटर टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, वी नीड अराउंड 26.5 डिग्री सेल्सियस तक हमारे को टेम्परेचर चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल वार्म स्टॉर्म, वेयर एज जो साउथ ईस्ट पैसिफिक है, साउथ अटलांटिक, ये जो ओशनिक रीजन्स है ये बहुत ही कोल्ड ओशनिक करंट्स यहाँ पर प्रेवल करती है, दैट्स व्हाई यहाँ पर टेम्परेचर कूल रहता है एंड वी हेयर वी डोंट सी द फॉर्मेशन ऑफ occurrence of our tropical revolving storm, okay friends. So let's move on to our next question in northern hemisphere and man observe a low pressure system passing him to the south। अब ये मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया था पहले ही, मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक मैन है, इसके आपने देखा कि यहाँ पर अगर ये एक पर्सन है, ये पर्सन है राइट, एक पर्सन है, so लो प्रेशर सिस्टम इज पासिंग हिम टू द साउथ, साउथ से इसके लो प्रेशर सिस्टम पास कर रहा है एंड इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही जा रहा है। सो बताना व्हाट विल बी ही एक्सपीरियंस। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू कोरोलिस फोर्स, हमारे लॉज के अकॉर्डिंग हमारे जो जितना हमने स्टडी किया है उसमें हमारे को ये पढ़ा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर लो इज टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड इट इज टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज रहती है हमारी डायरेक्शन इन आवर लो, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, विंड विल बी मूविंग दिस वे, विंड हमारी सबसे पहले साउथ ईस्ट से ईस्ट होते जाएगी, सबसे पहले साउथ ईस्ट,
साउथ ईस्ट से ईस्ट, ईस्ट के बाद वो नॉर्दर्न के लिए हमारी मूव करेगी, नॉर्दर्न के लिए यहाँ से मूव होते दिखेगी। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, विंड इज हेयर बैकिंग, राइट। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनता है फ्रेंड्स, इसमें हमारा आंसर बनता है इट इज कॉन्स्टेंटली बैकिंग, राइट। कॉन्स्टेंटली बैकिंग कर रही है तो इसलिए इसका आंसर बन गया कॉन्स्टेंटली बैक। ओके, बैकिंग इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, वेयरिंग का आपको पता होगा इट इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन, हेडिंग हमारी इसमें डिग्रीज होती है। So next we have the question on our rotor cloud basis, जो हमारे rotor cloud है उसके बारे में पूछा गया है कि when would a rotor cloud be ahead of CB, कब होगा। सो हमारे को पता है अलग अलग स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज होती है हमारी, मैच्योर स्टेज होती है हमारी, डिसिप्लिन स्टेज होती है। इनिशियल हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड हमारी मैच्योर स्टेज होती है, एंड लास्ट वी हैव आवर डिसिप्लिनेटिंग स्टेज। तो इट विल बी इन आवर मैच्योर स्टेज। ओके फ्रेंड्स, मैच्योर स्टेज में हमारे रोटर क्लॉज होगी, बिकॉज ड्यूरिंग द मैच्योर स्टेज जो सी बी है, हैवी प्रेसिपिटेशन हमारी अकर होती है, देयर इज अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट इनसाइड द थंडरस्टॉर्म सेल। सो व्हेन द कोल्ड एयर, जो कोल्ड एयर है आपकी, वो हिट करेगी हमारे ग्राउंड को, इट रश इज फॉरवर्ड, जैसे ही वो हिट करेगी उसमें माइक्रो बर्स्ट वगैरह फॉर्म हो रहे होंगे, वैसे ही वो हिट करेगी। गस्ट फ्रंट मोमेंट, जो गस्ट फ्रंट है वो इट रश फॉरवर्ड एंड लिफ्टिंग, जो इससे क्या होगा, जो वार्म एयर होगी हमारी ग्राउंड सरफेस में, दैट विल बी लिफ्टेड, ओके, एंड इट विल बी फॉर्मिंग अ रोटर, ओके। वो रोटर क्लाउड टाइप वहाँ पर फॉर्म कर देगी, इट विल बी फॉर्मिंग और रोटर टाइप क्लाउड, रोटर टाइप क्लाउड फॉर्म होने जाएगी जैसे ही यहाँ से जो माइक्रो बस्ट हमारे आएंगे उसको मूव ऑन आगे करेंगे। सो तो ये रोल क्लाउड्स होते हैं, अब गस्ट फ्रंट क्लाउड होते हैं अहेड, इनको ही हम क्या बोलते हैं, रोटर क्लाउड होते हैं, जिसमें हमारे को सीवियर टर्बुलेंस हम एक्सपेक्टेड करते हैं। सो राइट, सो दिस इज clarified that rotor cloud will be ahead of a CB in the mature stage. Okay. सो हम थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं अपने फॉग और एयर मासेस के ऊपर। सो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच एडवेक्शन फॉग विल फॉर्म। ओके, एडवेक्शन फॉग का देखिएगा, इट विल बी वार्म मॉइस्ट एयर मूविंग ओवर कोल्ड सरफेस हॉरिजॉन्टली। ओके, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है इसकी, वार्म मॉइस्ट एयर की ओवर द कोल्ड सरफेस, और ये हमारी लैंड या हमारी सी सरफेस कहीं भी फॉर्म हो सकते हैं, एनी टाइम डे और नाइट कभी भी ये फॉर्म हो जाते हैं, राइट। सो इसका आंसर इससे बनता है हमारा फर्स्ट। हो गया, व्हाट क्लाउड डज हेल फॉर्म, हेल आप किस क्लाउड में आप देखेंगे कि फॉल होती है, किस क्लाउड से हम देखेंगे, तो हेल विल बी फॉर्म्ड इन आवर सीबी क्लाउड। ओके, सीबी क्लाउड में हमारी हेल फॉर्म होती है। ओके फ्रेंड्स, सो इसके पीछे भी एक रीजन रहता है, दैट इज दैट सीबी जो है हमारा, दीज आर द लार्ज वर्टिकल डुअल थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स, जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरनल अपड्राफ्ट रहते हैं, दैट लिफ्ट जो वाटर ड्रॉपलेट्स है इनटू बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर तक इसमें चले जाते हैं। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई जो हमारे रहते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्रीजिंग, जो हमारी फ्रीजिंग आइस, फ्रीजिंग रेन होती है उसकी यहाँ प्रेजेंस होती है। सो इट विल अलाउ टू द फॉर्मेशन ऑफ हेल, एंड लार्ज वर्टिकल एक्सटेंट की वजह से यहाँ पर हमारी हेल फॉर्मेशन के लिए हमारी अक्रेंस होती है, डेट्स वाई द हेल इज मेनली फॉर्म्ड इन आवर सीबी क्लाउड, और वहीं से हमारे को हेल फॉर्म होते दिखती है, राइट। अगला है हमारा फ्रेंड्स, व्हाट इज अ कोल्ड कोल्ड पूल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। कोल्ड पूल क्या है, कोल्ड कोल्ड पूल का आप समझिए, इट इज इन एविएशन आप समझिए, कोल्ड पूल रिप्रेजेंट क्या करता है, एक पूल है, मास ऑफ कोल्ड, जैसे हम बोलते हैं ये पूल एक जैसे हम डिफाइन करते हैं द रीजन ऑफ वाटर का, देखा हमने पूल बहुत सारा जहाँ पर हमारा वाटर बॉडी, वाटर हमारा गैदर होता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, कोल्ड पूल का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ मास ऑफ क्लाउड, डेंस एयर का जो क्लाउड मास है। और स्पेशली जब आपका नाम से समझ सकते हैं कोल्ड पूल है, तो इसकी इसकी जो लोकेशन होगी डेट विल बी नियर टू द पोलर एंड आर्टिक रीजन्स। ओके, एंड इट इज टिपिकली कहाँ होगा, ओरिजिनेट्स ए कोल्ड एंड पोलर एंड आर्टिक एयर, एंड वहाँ से ये साउथवर्ड ब्रिंग होता है, एंड इट इज़ यूजुअली बिहाइंड आवर कोल्ड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट के बिहाइंड ये यूजुअली रहता है। सो इसका आंसर क्या होगा इस हिसाब से फ्रेंड, इसका आंसर है कि कोल्ड एयर ब्रॉट डाउन फ्रॉम द नॉर्थ बिहाइंड द फ्रंटल सिस्टम। ओके, अब नॉर्थ से आया है मतलब आर्टिक रीजन से आया, पोलर रीजन से ट्रेवल किया, राइट। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंडेंट अपॉन, मैंने आपको पहले ही बताया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड अपॉन द मॉइस्चर कंटेंट, एंड इट इज यूजली द टोटल वाटर कंटेंट इन द पार्सल ऑफ एयर। तो इसका आंसर इसका क्या बन गया, मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर ऑफ एयर। ओके, ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स डू मोर क्वेश्चंस।
थोड़े हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ ELR इज 0.65 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर, जो हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो इतना है 0.65 डिग्री सेल्सियस पर 100 फीट्स। सो अब आपने इसमें बताना है कि एटमॉस्फेयर कैसा होगा। ओके, सो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इट विल बी डी, एटमॉस्फेयर इज स्टेबल व्हेन ड्राई। होता क्या है, वी फॉलो स्टैंडर्ड जो हमारा रहता है ELR की वैल्यू, डेट इज 0.65 डिग्री पर सेल्सियस पर 100 फीट, एंड व्हेन DALR इज मोर देन आवर ELR, सो हमारा एटमॉस्फेयर क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर इज स्टेबल। ओके, एटमॉस्फेयर हमारा स्टेबल होगा, राइट। जैसे कि हमें पता होगा कि हमारा DLR कितना होता है, 1 डिग्री पर सेल्सियस पर 100 मीटर, ये है 0.65 सेल्सियस पर 100 मीटर। सो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, जब भी हमारा DLR इज मोर देन ELR और एटमॉस्फेयर विल बी स्टेबल। व्हेन कब होगा, व्हेन एयर इज ड्राई, जब हमारी ड्राई होगी। ओके, अगर हमारी ड्राई नहीं होगी चेंजेस, तो हमारा कंडीशन हमारी अनस्टेबल भी हो सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी अनस्टेबल। अगर ये चेंज हो जाए तो ये अनस्टेबल भी हो सकती है कंडीशन, राइट। अगर ये हमारा 0.65 से बढ़ के 1 डिग्री से ऊपर चला जाए तो ये एटमॉस्फेयर विल बी अनस्टेबल, राइट। लेकिन हमारा यहाँ पर ELR 0.65 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर है, तो डेट इज एटमॉस्फेयर स्टेबल व्हेन ड्राई, बिकॉज वी कंपेयर इट विद DLR एंड SLR, क्योंकि ये दोनों फिक्स वैल्यू होते हैं। ELR तो हमारा चेंज होता रहता है, फिक्स वैल्यू के साथ 1 डिग्री पर सेल्सियस है, एंड इससे ये जब कम है ELR, the atmosphere is stable when dry and when air हमारी क्या है, ड्राई है, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, what are you most likely to find moderate to severe icing। ओके, हमारे को पूछा है कि moderate to severe icing आप कहाँ देखेंगे। इसका वैसे आंसर ये भी बन सकता है, बिकॉज cumulonimbus capillatus is where you find a severe icing। यहाँ पर आप सीवियर आइसिंग आप देखिए, लेकिन हमारे को यहाँ पर मॉडरेट टू सीवियर पूछा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स निम्बो स्टेटस में जाता है, बिकॉज हियर यू हैव रेंज फ्रॉम मॉडरेट टू सीवियर। क्यूमुलोनिम्बस कैपिलेटस में यू हैव अ सीवियर आइसिंग है। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज एट 50 डिग्री नॉर्थ। आपने देखा होगा एट इक्वेटर रीजन में ड्यू टू इंसुलेशन, हाई इंसुलेशन होती है सोलर हीटिंग की वजह से, ट्रोपोपॉज की हाइट कितनी रहती है हमारी, 16 to 18 किलोमीटर एट यूजुअली 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री हमारे जो इक्वेटर रीजन्स पे ये रहती है, राइट, एट इक्वेटर रीजन्स 16 to 18 किलोमीटर्स। बट एज वी कीप इंक्रीजिंग आवर एल्टीट्यूड, आवर ट्रोपोपॉज हाइट क्या होती है, वो डिक्रीज होती रहती है, राइट, एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन सरफेस टेम्परेचर। सो हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज एट 50 डिग्री नॉर्थ हम क्या लेते हैं, इट इज 11 किलोमीटर, राइट। एंड व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ TRS फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। TRS की जो हमारे ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म के, उसका आपको इंडिकेशन चाहिए तो आप उससे देख सकते हैं, इफ द ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म इज अप्रोचिंग, जो उसका बाहर का जो हमारा थंडर स्टॉर्म का एरिया होगा, डेट विल बी कवर्ड विद थिक सीरस क्लाउड्स। तो देयर विल बी प्रेजेंट ऑफ थिक सीरस क्लाउड, तो वहाँ से आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म इज अप्रोचिंग टू यू। अगर आपने ग्रेट डिस्टेंस से अगर आपने पता लगाना है कि TRS से ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म इज अप्रोचिंग टू यू, तो यू विल बी having you can identify the thick cirrus cloud there, because it is in the out regions of the outer regions of this tropical warming storm। okay, नेक्स्ट है हमारा फ्लाइंग फ्रॉम लंडन टू बॉम्बे इन जनवरी, व्हाट एवरेज विंड माइट यू एक्सपेक्ट। तो आपको इसमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यू विल बी ऑब्जर्विंग वेस्टर्ली पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली पोलर फ्रंट इसलिए दिखेगी आपको पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स, बिकॉज इसलिए लिखी बिकॉज इन द मंथ ऑफ जनवरी जो हमारा पोलर रीजन है, नॉर्दर्न रीजन्स के जो हमारे पोलर डेस्टिनी में, डेट मूव्स टुवर्ड द साउथवर्ड। ओके, साउथवर्ड रीजन की तरफ वो डाउनवर्ड मूव कर लेती है, इट मूव्स डाउनवर्ड, बिकॉज यहाँ पर हमारे बहुत ही लोअर टेम्परेचर रहता है एट अ पोलर साइड इन द नॉर्दर्न जोन। सो व्हेन एवर द एयरक्राफ्ट इज अप्रोचिंग, एयरक्राफ्ट हमारा लंदन से बॉम्बे के लिए आ रहा है, एट दैट टाइम ही विल बी, उसको कौन से जेट स्ट्रीम्स मिलेगी, दैट ही विल बी फाइंडिंग द वेस्टर्ली पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स। ओके फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टडी मोर क्वेश्चंस। थोड़े और क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट जो हमारे DGC क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। नाउ वी हैव फर्स्ट हियर वी हैव व्हाट प्रेशर सिस्टम अफेक्ट द नॉर्थ अटलांटिक इन समर। ओके, नॉर्थ अटलांटिक में हमारा कौन सा प्रेशर सिस्टम है जो मोस्टली हमारा अफेक्ट करेगा।
तो राइट आंसर हेयर विल बी योर नॉर्थ कैनेडियन लो एंड अजोराइज। कैसे आप देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द समर मंथ्स क्या होगा हमारा जो सब ट्रॉपिकल्स हमारे अजोर हाई है, सब ट्रॉपिकल्स अजोर हाई है, दे डोमिनेट्स ओवर नॉर्थ अटलांटिक। जो हमारे नॉर्थ अटलांटिक रीजन है वो वहाँ पर उनकी डोमिनेंसी रहती है बिकॉज दे डेवलप हियर। और साथ साथ में क्या होता है, द लो डेवलप जो कैनेडियंस हमारे कैनेडियन लैंड मास है, हमारा जो कैनेडियन लैंड मास है right, right? जो हमारा कैनेडियन लैंड मास है वहाँ पर क्या डेवलपमेंट होती है, लो की डेवलपमेंट होती है, लो प्रेशर सिस्टम वहाँ डेवलप होता है ड्यूरिंग आवर दिस समर मंथ। ओके, एंड जो ये जब ये हमारा अजोर हाइज होते हैं एज जो नॉर्थ अटलांटिक में जो डोमिनेट करते हैं, दे मूव टूवर्ड नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न की तरफ ये शिफ्ट कर लेते हैं, नॉर्दर्न की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। एंड साथ साथ में ही साइमल्टेनियसली यहाँ पर कैनेडियन लैंड मासेस में हीटिंग के जो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होते हैं, and so there we form the formation of our North Canadian low. So यहाँ पर जो system overall form होता है, so that is our North Canadian low and our Azores heights which rules the North Atlantic, and our North Canadian low over the Canadian land masses. Okay, so friends, next we have characteristic of stable air mass क्या है। stable air mass में हम समझे तो हमने जो पहले भी अपने अर्ली चैप्टर में समझा कि stable air mass आप क्या डिफाइन करेंगे। stable air mass is defined as cold colder regions। okay, कोल्ड रीजन मतलब कोल्ड एयर हमारी है। कोल्ड एयर का मतलब होता है बिकॉज इट सिंक्स डाउन, जो कोल्ड रीजन होगा बिकॉज देर इज जो हमारी देर इज नो राइज ऑफ जो हमारी लैप्स रेट होता है, दैट डजंट हैपन, देर इज एन इन्वर्जन। एंड सो इससे क्या हम समझ सकते हैं कि the stable air mass can be defined as where the rising air slows down, rising air हमारी slows down हो जाएगी, हमारी air parcel will be denser and cooler। okay, so वो उस ऐसे regions को हम क्या बोलेंगे, stable air mass, where there is a cease of temperature, reduce of temperature, or there is uh, our temperature fall with increase in altitude stops, and subsidize होती है, एयर हमारी subsidize करती है, there is subsidence, so that region is known as our stable air mass region। so defining that भी हम समझ सकते हैं कि इसमें आंसर क्या बनेगा, तो आंसर will be the rising air slows down, जो हमारी राइज कर रही थी एयर, the adiabatic cooling के थ्रू हमारी एयर राइज कर रही थी, that will slow down, and this धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, it will dissipate। okay, वो dissipate हो जाएगी, subsidence process हमारा देखा होगा। the high is the characteristic of our stable air mass, जहाँ पर आपने descending and air देखी होगी, is subsidized down, so this is the characteristic of a stable air mass। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज हाई लेवल जेट स्ट्रीम एंड एसोसिएटेड क्लियर एयर। तो मैंने जब हमने जेट स्ट्रीम का चैप्टर कवर किया था तो आपने देखा था कि देयर आर द स्ट्रीक्स ऑफ सीआई, जो सीरियस क्लाउड, हाई लेवल क्लाउड्स होते हैं, हाई लेवल क्लाउड्स। सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सीरियस क्लाउड देयर, वहाँ पर आपको हेयर लाइक वहाँ पर इनकी स्टिक्स मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर शुड बी हेयर or sticks of cirrus। Sticks of cirrus will help you to recognize the high level jet streams and associated clear air turbulence। जो हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स थी हाई लेवल की, जब हमने देखी जो ट्रैवल कर रही थी, जिनकी मूवमेंट हो रही थी, एट दैट टाइम टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ दैट एंड वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट, तो हमारे को वहाँ पर क्या की प्रेजेंस मिलेगी, इट इंडिकेट बाय द sticks of this cirrus cloud which are high level clouds। okay friends, so next we have what condition led to the mountain waves। माउंटेन वेव्स फॉर्मेशन के लिए हमारी कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, इट हैज बीन आल्सो कवर्ड इन आवर माउंटेन वेव सीरीज, जहाँ हमने समझा था चैप्टर में कि सबसे पहले वी नीड स्टेबल एयर। ओके, सबसे पहले आप ये समझिए, फॉर द माउंटेन वेव टू फॉर्म द एटमॉस्फेयर मस्ट हैव स्टेबल एयर। ओके, सबसे पहले तो स्टेबल एयर होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पर हमारी विंड है, विंड शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ विंड होनी चाहिए, ताकि वो जो विंडवर्ड्स हमारी जो साइड है इसको क्लाइम कर सके, राइट, इसको थोड़ा पुश मिले। That's why it can rise perpendicularly to this ridge line, जो ridge line है इससे ऊपर ये climb कर सके। So for that we need a stable air। सबसे पहले हमारे को stable air चाहिए, and next हमारे को चाहिए speed greater than 20 knots across the ridge। okay, so these are the requirement for the mountain wave। यहाँ पर आप clearly identify कर सकते हैं, and there is a rotor zone, यहाँ पर rotor clouds हमारे form होते हैं। लेकिन for the initial हम समझेंगे
इनिशियल जो हमारे को पुश चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको लेयर तो आपकी एयर तो आपकी स्टेबल होनी चाहिए, बिकॉज स्टेबल एयर सब्सिडाइज डाउन सब्सिडाइज होगी, राइट, सब्सिडाइज हो जाएगी, वो डाउन होगी, सब्सिडाइज। नेक्स्ट हमारे को क्या चाहिए, हमारे को यहाँ से विंड चाहिए होगी। विंड स्पीड हमारे को कितनी चाहिए होगी, 20 नॉट से हमारे को ज़्यादा की विंड स्पीड चाहिए होगी, ताकि जो ये एयर है इसको हम पुश तो कर सके। स्टेबल था तो यहीं रह जाएगी, अगर इसमें हमारी विंड्स ना हो तो फिर क्लाइम कैसे करेगी, हाउ इट विल राइज अबव दिस रिज। इसके लिए हमारे को विंड स्पीड चाहिए होती है। विंड स्पीड कितनी चाहिए हमारे को, मोर देन 20 नॉट्स की, अक्रॉस द रिज, अक्रॉस द रिज, राइट। So next we have where is the coldest air in our cold region? Okay, तो coldest हमारा region होगा, that will be the behind our the cold front. Behind our cold front we will be finding the coldest air in our cold region. Why? In cold जो होती है हमारी जो cold occlusion होती है, the advancing air behind the cold front is colder than the cool air mass। हमारे को ये पता होगा cold front की ये characteristics रहते हैं कि advancing air इसमें रहता है कि cold front is colder than the cool air mass resting ahead the warm front, forcing जो हमारी warm front होती है उसको वो क्या कर लेती है, ओवरराइड, वार्म फ्रंट उसको ओवरराइड कर लेती है, ओवरराइड। सो डेफिनेटली द कोल्डेस्ट रीजन विल बी द बिहाइंड आवर कोल्ड फ्रंट। ओके,